नाइट्रिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाइट्रिक एसिड के अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स को अगर हम समझे तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जिसमें पहला है हाइपोनाइट्रस एसिड, दूसरा है नाइट्रस एसिड और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। आपको इनके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज दोनों के टर्म्स में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर HNO3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारा प्रेजेंट लेक्चर के अंदर फोकस जो है वो सिर्फ HNO3 के लिए ही होगा। अगर मैं HNO3 की प्रिपरेशन की बात करूं तो स्मॉल स्केल के ऊपर HNO3 अगर आपको प्रिपेयर करना है तो स्मॉल स्केल के ऊपर HNO3 प्रिपेयर करने के लिए आप इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हो, बराबर। तो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट मतलब ये Na प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब कि ये H प्लस और HSO4 माइनस बनाएगा, बराबर। अब यहां पर H प्लस और NO3 माइनस कंबाइन होके बना देंगे HNO3 और ये जो Na प्लस है वो HSO4 के साथ कंबाइन होके बना देगा सोडियम बाइसल्फेट। ये हो गई स्मॉल स्केल प्रिपरेशन की बात, मतलब छोटी क्वांटिटी के अंदर अगर आपको HNO3 प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी के अंदर तो आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर लार्ज स्केल मतलब ज्यादा क्वांटिटी में HNO3 प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है ओसवाल्ड्स प्रोसेस। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसवाल्ड्स प्रोसेस जो है वो एक्चुअली 3 स्टेप्स में होती है। इसके अंदर बेसिकली हम अमोनिया का कैटालिस्ट की मदद से ऑक्सीडेशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है तो एमोनिया का प्लेटिनम कैटालिस्ट की मदद से, अब यहां पर आपको प्लेटिनम रेनियम गेज लिखा है, गेज मतलब जाली, बराबर। प्लेटिनम रेनियम की जाली होती है, इसकी रिएक्शन 500 केल्विन और 9 बार के ऊपर जब करते हैं, देखो इन दोनों के बीच ये दोनों ही गैसियस रिएक्टेंट्स हैं। गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, इसको आपको रिएक्ट कराना है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, बराबर। तो 500 केल्विन और 9 बार। ऑक्सीजन जो है वो नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसको भी रिएक्ट कराने के लिए हाई टेम्परेचर 500 केल्विन जितना देना पड़ता है, बराबर, एकदम क्लियर। अब इस अमोनिया का और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो के क्या बनाएगा, तो सबसे पहले तो ये वाटर बना देगा, बराबर, H2O। एक ऑक्सीजन तो चला गया, जो एक ऑक्सीजन बचा वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, NO बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में 3 हाइड्रोजन है, राइट में 2 हाइड्रोजन है, तो इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस करते हैं तो इसको 2 आएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब अगर हम ऑक्सीजन ऐसा करने से हमारे नाइट्रोजन बैलेंस इम्बैलेंस हो गए हैं तो पहले उसको बैलेंस कर दो बाय मल्टीप्लाइंग 2 एट द राइट हैंड साइड, ओके। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो तो राइट में आपके पास 2 + 3 दैट इज 5 है और लेफ्ट में 2 ही है। तो अगर आपको लेफ्ट के ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/2 ऑक्सीजन जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 अमोनिया प्लस 5 O2 गैस will give you 4NO प्लस 6H2O। यहां पर प्लेटिनम रेनियम कैटालिस्ट आएगा, 500 केल्विन टेम्परेचर आएगा और 9 बार प्रेशर आएगा। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो इक्वेशन का बैलेंस हुआ। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर NO बना, उस NO को आप लोग फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो। NO को फर्दर कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, तो NO को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए आप NO की रिएक्शन अगेन ऑक्सीजन के साथ कराते हो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इक्विलिब्रियम लिमिटेड होती है और NO2 जो है वो बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करो तो यहाँ पे 1/2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। 1/2 ऑक्सीजन जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो 2NO प्लस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2NO प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस। क्लियर है, बराबर। ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर जो है उसके अंदर आप जो NO2 सेकेंड स्टेप में बना है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हो। तो NO2 गैस जो है वो जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तब क्या बनाएगा, तो यहां पर आपका HNO3 बन जाएगा।
बराबर। और दूसरी जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी NO। सेकेंड स्टेप में जो रिएक्टेंट था वो वापस से आपका इधर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करें तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके पास राइट हैंड साइड में पहले तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, बराबर। हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 1 ही है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपका नाइट्रोजन जो है वो 3 है राइट में, तो लेफ्ट में 1 ही है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर इसमें अपने को पहले कौन सा एटम बैलेंस करने का, तो देखो इसका एक सिंपल रूल ये है कि जो सबसे कम डिस्पर्स्ड हो वो पहले, दैट इज यहां पर सबसे कम डिस्पर्स कौन था, हाइड्रोजन। दोनों जगह पे एक एक पोजीशन पे ही दिख रहा है, बराबर। नाइट्रोजन देखो लेफ्ट में 1 राइट में 2, मतलब टोटल 3 जगह पे दिख रहा है, तो जो सबसे कम डिस्पर्स्ड हो उसको सबसे पहले बैलेंस करो। क्लियर है, बराबर। तो यहां पर अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग बाकी रहा। 3 2 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन है राइट लेफ्ट में, और 3 2 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन है राइट में, इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बराबर। तो सेकेंड स्टेप में जो आपका NO बनता है उसको आप फर्स्ट स्टेप में वापस से रिसाइकल करने के लिए भेज देते हो, बराबर। वो फर्स्ट स्टेप में वापस से रिएक्ट कर जाता है और आपको क्या बना के दे देता है, वापस से NO2 गैस, बराबर। मतलब सेकेंड स्टेप में जो NO बना था ना आपका, उसको आप इधर भेज दो। HNO3 लिक्विड है तो उसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो, NO गैस है तो वो जो गैस है उसको सेपरेट करके सेकेंड स्टेप के रिएक्टर के अंदर भेज दो, तो वापस से NO2 में कन्वर्ट होने लगेगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट MCQs के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान देना। जो HNO3 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 68% बाय मास होती है, पहला MCQ। What is the mass percentage of HNO3 formed in Ostwald's process? Though it is 68% by mass, बराबर। इस कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो क्या करोगे, तो बात समझो, ये 68 ग्राम HNO3 है और 32 ग्राम वाटर है, राइट। मास परसेंटेज का मीनिंग यही होता है ना। तो अब 32 ग्राम वाटर किसी मेथड से निकाल दो तो HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करते हो, तो इसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देते हो। यू आर वेरी वेल नोइंग के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इधर से सबका सब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 98% बाय मास तक बढ़ सकती है। बाय मास मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम HNO3 होगा, बराबर। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पॉसिबल by dehydrating it with concentrated H2SO4? The answer is 98%, बराबर। चलो प्रॉपर्टीज में से भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। पहला कलरलेस लिक्विड है वो, बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% होता है। देखो ये अदर इंपॉर्टेंट MCQ, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड? तो आंसर इज 68% बाय मास। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, यहां से एक अनदर इंपॉर्टेंट MCQ बन रहा है कि नाइट्रिक एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो 1.504। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझना। आपको ऐसा बोलेंगे कि लैब ग्रेड, बराबर, लैब ग्रेड HNO3 का 100 ग्राम जो है वो कितने ml होगा। लेबोरेटरी ग्रेड HNO3 का 100 ग्राम कितने ml होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वेट दिया है और वॉल्यूम कैसे ढूंढने का बोला है। तो उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। HNO3 का डेंसिटी आपको नहीं दिया गया होगा, वो आपको ध्यान रखना है 1.504, बराबर। इसका मास 100 है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1.504। इस मेथड से आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, खास ध्यान रखना, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गैसीय स्टेट में HNO3 जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सबके सब एटम्स आ जाते हैं, एग्जिस्ट करता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रिक एसिड सभी लोग जानते हैं कि एक्वेस मीडियम में एसिड की तरह बिहेव करता है, इसीलिए H+ को डोनेट करेगा, जिसके अंदर कोई भी डाउट किसी को भी नहीं है, बराबर। रिएक्शन अगर आपको लिखनी हो तो जो HNO3 है वो जब वाटर में रिएक्ट करेगा तब HNO3 H+ को डोनेट करेगा, NO3- बनाएगा। तो ये H+ इस H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ बना देगा और NO3- आयन बना देगा, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बना देगा, NO3-। क्लियर है एकदम,
बराबर। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये लगभग सभी मेटल्स दो को छोड़ के साथ रिएक्ट कर लेता है। कौन सी दो? तो गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? तो आंसर आएगा गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम नोबल मेटल्स हैं, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बराबर। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन है, मतलब आप नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनको वो डिपेंड करेगी कि भाई मेटल की या नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। मतलब नाइट्रिक एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, बराबर। टेम्परेचर कितना है, मेटल का नेचर कैसा है, रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, बराबर। इसके ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो डिपेंड करती है। चलो मैं इसको आपको बहुत शॉर्ट मेथड से याद करने का तरीका बता देता हूं। सपोज करो कि हम लोग दो मेटल्स ले रहे हैं। पहला है कॉपर, जो आपको पता है कि बहुत कम रिएक्टिव है, और दूसरा है जिंक। अब समझो, आपको पता ना चले कि दोनों में से कौन रिएक्टिव है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो। अगर मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो वो होगा माइनस 0.77 वोल्ट्स, बराबर। और अगर मैं यही पोटेंशियल कॉपर का देखूं तो वो होगा प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिंक का रिडक्शन टफ है ना। नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब जिंक का रिडक्शन टफ है। जिस मेटल का रिडक्शन टफ होता है वो अच्छा रिएक्टिव होता है, बराबर बराबर, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जिसका रिडक्शन आसान होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो कॉपर जो है वो इसमें से लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, बराबर। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और तीसरा है नेचर ऑफ मेटल। अब समझना, आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजों से ये चेंज होगी, पहला है नेचर ऑफ मेटल और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, बराबर। अगर हम दोनों की चारों रिएक्शंस को हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो हमको क्लियर आइडिया आएगा। सपोज करो कि मैं इधर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहा हूं और इधर आपका डाइल्यूट HNO3 ले रहा हूं, बराबर। अच्छा, इधर वापस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहा हूं, बराबर, और इधर आपका डाइल्यूट HNO3 ले रहा हूं। समझना, सबके अंदर दो प्रोडक्ट्स कॉमन है। कौन सी? मेटल का नाइट्रेट, तो कॉपर का नाइट्रेट होगा CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस, बराबर। अच्छा, जिंक का नाइट्रेट होगा जिंक NO3 ट्वाइस, जिंक NO3 ट्वाइस, बराबर। इसके अलावा एक और कॉमन प्रोडक्ट सब में आएगी जिसका नाम है वाटर, बराबर। समझना बच्चों, इस इक्वेशन को इस तरीके से याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, वरना थोड़ा टफ पड़ेगा, बराबर। अब अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो दोनों के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो कॉमन होंगी जिसका नाम है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर। तो चलो ये भी हो गया। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपने लिया है, बराबर, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपका NO आएगा, और मेटल अगर रिएक्टिव है तो वो N2O आएगा, बराबर। मेटल अगर आपका रिएक्टिव है और अगर आपने डाइल्यूट एसिड लिया है तो वो N2O आएगा। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तो NO आएगा, बराबर। अब बारी आती है इक्वेशन को बैलेंस करने की, बराबर। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स बता रहा हूं, उस नंबर को याद कर लेना, बराबर। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर दोनों के ही अंदर 14 याद रखना है, बराबर। तो इधर मैं नंबर्स को एक अलग कलर से लिख रहा हूं, 1 4 14, यहां पर 1 4 14, बराबर। कॉपर के केस में नंबर जो है वो है 38 और यहां पर जिंक के केस में नंबर है 410, बराबर। वापस से समझ लेना नंबर कैसे याद रखना है। इस तरीके से अगर आपने नंबर याद कर लिया तो इक्वेशन बैलेंस करना आपके लिए खेल हो जाएगा, बराबर। समझ लो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेटेड में दोनों के ही अंदर नंबर कॉमन है। कौन सा भाई? 1 4 1 4 हो गया।
डाइल्यूट में कॉपर में आपका है 38 और जिंक में डाइल्यूट में है 410। एकदम क्लियर, बराबर। अब देखो आपको इक्वेशन कितने आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आपका कॉपर जो है वो एक ही है और यहां पर आपका दो नाइट्रोजन जो है वो 4 है। दो नाइट्रोजन इधर हो गए तो बाकी के दो को बैलेंस करने के लिए 2 इधर आएगा, बराबर। तो कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 3 2 6, उसके बाद है यहाँ पर 7 और उसके बाद 4 को ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 12, बराबर। 1 4, उसके बाद है आपका 2 और उसके बाद है H2O। चलो वापस से चेक करो, कॉपर हो गया, बराबर। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन को 4 करने के लिए हमने यहाँ पे 4 कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 12, बराबर। राइट हैंड साइड में कितने हैं 3 2 6, 6 और 4 10। तो 2 बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि H भी आपके 4 है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने हो रहे हैं 2, बराबर। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर नीचे देखो 3 कॉपर है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 तो आ ही जाएगा, बराबर। उसके बाद यहाँ पर HNO3 के आगे 8 है मतलब इधर 4 ही आ जाएगा, बराबर। एकदम क्लियर। अब समझना, मैंने कॉपर 3 ले लिया, बराबर। नाइट्रोजन 8 लेने थे, उसमें से यहाँ पर 6 ले लिए हैं तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही, बराबर। ऑक्सीजन चेक कर लो अपने आप बैलेंस हुआ है कि नहीं। ऑक्सीजन लेफ्ट में है 24, राइट में कितने हैं 3 2 6 3 18, 18 और 4 22 और 24 हो गया बैलेंस। इक्वेशन अपने आप क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जिंक के केस में जिंक इधर दोनों साइड पर 1 1 है, डन है। HNO3 4 है मतलब यहाँ पर H2O के आगे 2 तो लगेगा ही, बराबर। उसके बाद यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आपने ले लिए हैं Zn नाइट्रेट में, तो 4 नाइट्रोजन लेफ्ट के हिसाब से करने हो तो इधर भी 2 आएगा। अब चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, राइट में कितने हैं 12। हो गया इक्वेशन बैलेंस खटाक करके। चलो अभी नीचे वाला देखो, नीचे में आपके जिंक जो है वो राइट में एक ही है, लेफ्ट में 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वाटर जो है वो 10 है, सॉरी H जो है वो 10 है और लेफ्ट में H जो है वो सिर्फ 2 ही है तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 तो आएगा ही। आपको टोटल 10 नाइट्रोजन करने थे, उसमें से 8 हो गए हैं जिंक नाइट्रेट में। देखो नाइट्रेट में 8 नाइट्रोजन हो गए हैं, बराबर, और 10 जो है वो इधर हो गए हैं, 2 और मिला दो तो, बराबर। नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन होने चाहिए लेफ्ट में 30, बराबर। राइट में कितने हैं 3 2 6 4 24, 24 प्लस 5 29 और 30। क्लियर है, सबके सब इक्वेशंस परफेक्टली आपके बैलेंस हो गए। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो बच्चों, इस मेथड से आप लोग लर्न करोगे, नंबर ऑफ मेथड्स है, बराबर। इसकी आप एक एक रिएक्शन को रेडॉक्स के हिसाब से बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टफ पड़ जाएगा आपको और टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा, बराबर। ठीक है, चलो अब एक और मेटल का एग्जांपल ले लो, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। यहां पर आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती है या उसमें डिसॉल्व क्यों नहीं होती है। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम के ऊपर पैसिव लेयर बन जाता है उनके ऑक्साइड्स का। समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्रोमियम जो है उसके ऊपर इस तरीके से क्रोमियम ऑक्साइड का इंपॉर्टेंट लेयर बन जाता है, Cr2O3 का, क्रोमियम ऑक्साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉन रिएक्टिव लेयर बन जाता है। नॉन रिएक्टिव लेयर जो है वो इसकी रिएक्शन अब HNO3 से होने नहीं देता, बीच में ये लेयर आ जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी है कि भाई आपका अगर मैं एल्यूमिनियम इधर ले लूं तो एल्यूमिनियम के केस में इधर Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बन जाएगी जो HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होने देगी। इसका मतलब ये है कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है। देखो गोल्ड और सिल्वर तो नॉन रिएक्टिव है, पैसिव मेटल्स है, नोबल मेटल्स है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई जो क्रोमियम एल्यूमिनियम है वो तो रिएक्टिव है, फिर भी क्यों नहीं रिएक्ट करती। तो उसका रीजन ये है कि उनकी सरफेस के ऊपर पैसिव ऑक्साइड की फिल्म होती है, इसीलिए। अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की मेटल्स के साथ तो रिएक्शन देख ली, अब हम नॉन मेटल्स के साथ की रिएक्शन देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करके उनके कंपाउंड्स में बना देता है। आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बन
को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, सल्फर को H2SO4 में और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। चलो देखते हैं। बराबर, ये रिएक्शन भी बहुत इजी मेथड से आप लोगों को सिखाऊंगा, इतने इजी आपने आज तक कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। बराबर, तो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं आयोडीन की, उसके बाद हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं फास्फोरस की। बराबर, सबसे पहले P4 की, उसके बाद आयोडीन की, उसके बाद S8 की और उसके बाद आपकी कार्बन की। बराबर, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, जिसका नाम है पिक्स। बराबर, पिक्स, PICS, पिक्स, नॉन मेटल। बराबर, पिक्चर्स का पिक्स। सल्फर आपको पता है 8 होता है, फास्फोरस 4 होता है, आयोडीन 2 होता है और कार्बन जो है वो आपका कार्बन का कार्बन ही होता है। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी की रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ। समझना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन सभी की रिएक्शन आप लोग करा रहे हो। बराबर, चलो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा तो देखो, प्रोडक्ट में सब मेटल्स का अपना अपना ऑक्सीडेशन होकर के उनके एसिड्स बनेंगे। जैसे फास्फोरस के केस में फास्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4, उसके बाद बनेगा NO2, उसके बाद बनेगा H2O। आयोडीन के केस में बनेगा हाइड्रोआयोडिक एसिड दैट इज HiO3, उसके बाद NO2, उसके बाद H2O। कार्बन के केस में बनेगा कार्बोनिक एसिड, जिसको मैं अलग लिखता हूं इस तरीके से। क्लियर है? देखो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है। इस H2CO3 को ऐसे लिख सकता हूं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कार्बोनिक एसिड बनाएगा। इसको अलग अलग लिख रहा हूं ताकि इक्वेशन को मैं बैलेंस कर पाऊं आसानी से। बराबर, और कोई लॉजिक नहीं है। सल्फर जो है वो उसका ऑक्साइड, उसके एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद NO2 है और उसके बाद H2O है। अब देखो ये तो हो गया। बराबर, इससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई इसके अंदर कितने एसिड के रिएक्टेंट्स है या इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो देखो बच्चों, फास्फोरस के केस में वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, 5। यहाँ पे 4 है तो 5 4 20 आएगा इधर। देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस जो है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी जो है 5 होती है, तो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मतलब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा, 20। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4। यहाँ पर एक ही कार्बन है तो यहाँ पे आपको 4 करना है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 5। बराबर, सॉरी सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6। 16 ग्रुप का है इसीलिए उससे टेपो ऑक्सीजन फैमिली मतलब 16 ग्रुप और उसकी वैलेंसी होती है 6, और इधर 8 से मल्टीप्लाई करो तो इधर आपका 48 नाइट्रिक एसिड आएगा। आयोडीन के केस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 आयोडीन है तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इक्वेशन कितना आसानी से आपका बैलेंस हो सकता है। बराबर, यहाँ पर सबसे पहले फास्फोरस को बैलेंस करो तो यहाँ पर फास्फोरस आपके लेफ्ट में कितने हैं, बराबर, तो फास्फोरस लेफ्ट में आपके हैं 4 और राइट में, तो राइट में आपका एक ही फास्फोरस है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी आपका 20 आएगा। बराबर, यहाँ पर भी आपका 20 आएगा। उसके बाद अब H2O की बात करो तो देखो 4 3 12 हाइड्रोजन तो चले गए हैं, आपको और कितने रखने हैं, 8। यहाँ पर 2 तो है ही, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। आयोडीन यहाँ पर आपके 2 है, इधर एक ही है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। नाइट्रोजन यहाँ पर आपका 10 है, इधर एक ही है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। बराबर, अब H2O हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन इधर यूज हो गए हैं, बाकी 8 करने हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बैलेंस हो गया होगा। कार्बन दोनों साइड पे एक एक ही है, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है लेफ्ट में, राइट में एक ही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन जो है वो 4 है, इधर लेफ्ट राइट में 2 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन अपने आप हो गया होगा। सल्फर यहाँ पर 8 है, लेफ्ट में एक ही है तो 8 से मल्टीप्लाई करो। बराबर, नाइट्रोजन 48 है, यहाँ पर लेफ्ट में एक ही है तो इधर 48 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन जो है वो आपका 8 2 16 हो गया है, बराबर, और 2 इधर से 18 हो गया है। होना कितना चाहिए, 48, और उसमें से 18 हो गया है तो 48 में से 18 निकालो, कितना होता है, 30। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका वाटर कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है? बराबर, वापस से चेक कर लेना अगर आपको मिस हुआ हो तो। मैं हटा देता हूं हर नंबर को। यहां पर H2SO4 में सल्फर कितना है,
तो सल्फर आपका है आप यहां पर 8, बराबर 8 हो गया। नाइट्रोजन जो है वो 48 है, वो हो गया। अब हाइड्रोजन कितने कंज्यूम हो गए, तो इधर से 16 और इधर से 2, मतलब कि 18 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए। 18 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, तो इसका मतलब है 48 में से 18 कट करो, कितना होता है 30, बराबर 30। तो इधर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। क्लियर है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बराबर। चलो, तो ये आपके नॉन मेटल्स की भी रिएक्शन हो गई, बराबर। यहां पर आपकी नॉन मेटल्स के रिएक्शन के बाद क्या दिया हुआ है, ब्राउन रिंग टेस्ट, बराबर। अब देखो, नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है वो समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही फेमस रिंग टेस्ट देता है जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये भी एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। अब इसका मैकेनिज्म समझना, Fe+2 को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में, बराबर। या फिर आप ऐसा समझो कि जो Fe+2 है वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है। कैसे होता है वो समझते हैं। तो देखो, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे लाइक दिस, बराबर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इधर जो है वो आप लोग Fe+2 का सॉल्ट ऐड करोगे, Fe+2 का सॉल्ट, फेरस, बराबर। Fe+2 के साथ साथ यहां पर आप लोग नाइट्रेट आयन ले लोगे, दैट इज नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे, बराबर। कोई भी नाइट्रेट आयन ले सकते हो। फिर इस टेस्ट ट्यूब के इधर साइड वॉल्स से H2SO4 को इंट्रोड्यूस करोगे। समझना क्या होगा, जब साइड वॉल्स से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन ड्रॉ करते हैं, अभी H2SO4 इंट्रोड्यूस होगा टेस्ट ट्यूब के, तो क्या होगा, जो इतना पोर्शन है इनिशियल वाला, समझो क्या था इधर लेफ्ट नीचे आपका था Fe+2 प्लस यहां पर NO3 माइनस, क्लियर है। इधर से आपने क्या, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं तो आपको क्लियर आइडिया है। इधर से आपने H2SO4 को इंट्रोड्यूस किया है, 2 मिनट, इधर से आपने H2SO4 को इंट्रोड्यूस किया है। तो इतने पोर्शन में, लगभग इतने पोर्शन में जो H2SO4 है वो क्या बना देगा, Fe+3, और NO3 माइनस क्या बना देगा, NO, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर Fe+2 ऑक्सीडाइज हो गए। इतने पोर्शन के अंदर क्या बनाता है, तो इतने पोर्शन के अंदर आपका Fe+3 प्रेजेंट होता है और H2O प्रेजेंट होता है। समझना, Fe+3 प्रेजेंट होता है और NO भी प्रेजेंट है, बराबर, इतने पोर्शन के अंदर, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। और नीचे के पोर्शन में, तो नीचे के पोर्शन में Fe+2 और NO3 माइनस तो है ही, बराबर। अब क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही नीचे जाएगा, इस ग्रीन पोर्शन से नीचे जाएगा, वो नीचे के पोर्शन में, यहां पर इस पोर्शन में जितना Fe+2 पड़ा होगा उसको ऑक्सीडाइज करके वापस से NO गैस बनाएगा, जो NO गैस ऊपर आएगी, बराबर। तो समझना, ऊपर के पोर्शन में क्या था, Fe+3 था और H2O था जिसने कॉम्प्लेक्सेशन करके FeH2O6 बनाया था। इतने पोर्शन में इधर FeH2O6 बनाया था, बराबर। अब जब इसके साथ नीचे से जो येलो पोर्शन में से NO गैस आ रहा है, वो सेकेंड स्टेप में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeH2O5NO। देखो, और कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। एक H2O को बाहर लिया, एक NO को अंदर लिया। ये आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 9 में कि जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो अंदर के वीक लिगेंड को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये पेंटामाइन नाइट्रोसो फेरस जो है, Fe+2 जो है वो ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए Fe2 आएगा ना। नाम क्या होगा, पेंटामाइन नाइट्रोसो फेरस ब्रैकेट में +2 कंपाउंड जो है वो यहां पर प्रिपेयर होगा, जिसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। इसीलिए ये क्या करता है, इस रीजन में, इधर इस रीजन में यहां पर ब्राउन कलर की रिंग बना देता है। इधर ड्रॉ करूं तो शायद आपको क्लियर आइडिया आएगा। यहां पर इस तरीके की एक ब्राउन रिंग बना देता है। इधर आपको ड्रॉ करना है तो इसको मिटा देते हैं, बराबर।
यहां पर इतने रीजन में ये ब्राउन कलर की रिंग बनाता है, ब्राउन कलर की इतने रीजन में ही, बराबर, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स इतने रीजन में ही बना है, नीचे तो आपका कुछ है नहीं। तो इतने रीजन में ब्राउन रिंग बनता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। अगर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होता तो ये टेस्ट नहीं आता, बराबर। तो ये हो गया आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, बराबर। चलो अभी यूजेस की बात करते हैं। यूजेस एकदम आसान है, रट्टाफिकेशन करने हैं, बराबर। मेजर यूज जो है नाइट्रिक एसिड का वो है एमोनियम नाइट्रेट बनाने में, फर्टिलाइजर्स और दूसरे नाइट्रेट्स बनाने में, खास करके एक्सप्लोसिव्स बनाने में, बराबर। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्सप्लोसिव्स बनाने के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। पायरोटेक्निक्स मतलब जिसके अंदर हीट यूज होता हो, जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए काम में आती हो। ये नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के काम में आता है। नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये दोनों के दोनों जो है वो एक्सप्लोसिव है। आपको यहां से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रिक एसिड। तो एक है नाइट्रोग्लिसरीन और दूसरा है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, बराबर। दूसरे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका काम आता है। ये पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में काम आता है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील बन जाए, उसकी सरफेस पर से कचरा हटाने के लिए, इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए। स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्या हो जाता है, मटेरियल एब्सॉर्ब हो जाते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में होने की वजह से। तो उसको क्लीन करने के लिए उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन जब कराते हैं तो उसकी सरफेस के ऊपर जो डर्ट या जो भी चिपका हुआ था वो नाइट्रिक एसिड जो है वो उखाड़ देता है, बराबर। अच्छा, ये ईचिंग ऑफ मेटल्स में काम में आता है। ईचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि मेटल्स के ऊपर नेम्स लिखा जाता है जिसको एनग्रेविंग बोला जाता है, बराबर। तो एनग्रेविंग करने से क्या होता है, मेटल के ऊपर कोई भी नेम या कोई भी जियोमेट्री जो है वो आप बनाते हो, ड्रॉ करते हो, उसके बाद उसको फर्दर क्लीन करने के लिए, उसको फर्दर पॉलिश करने के लिए नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर उस मेटल को डिप करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो सब निकल जाती है, बराबर। द लास्ट यूज जो है वो है ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। मतलब समझो रॉकेट फ्यूल्स में जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उस फ्यूल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है, इसलिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जल्दी जल्दी निकलती है और धड़ाके के साथ फ्यूल जो है बाहर निकलता है, जिसकी मदद से जो रॉकेट है उसको थ्रस्ट मिलता है, वो ऊपर उठता है, बराबर। तो प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड तक डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।